नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म का समापन। उसमें अपना टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। तो वसूली खाता कब बनाया जाता है? वसूली खाता उस दशा में बनाया जाता है जब फर्म का समापन होता है, तो पुरानी संपत्तियों को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, और संपत्तियों और दायित्वों का भुगतान करके फर्म का समापन कर दिया जाता है। तो अब उस दिन आपने किया था कि इसका प्रारूप देखा था, आज अपने इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे किसी फर्म में ABC लाभों को 2:1 में बांटते हुए साझेदार हैं। ABC है जो लाभों को क्या करते हैं, 2:1 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने फर्म के समापन का निश्चय किया। जिस दिन, तो ये तो समापन की तिथि होगी, अपनी समापन की तिथि है 31 दिसंबर 2019। जिस दिन बैलेंस शीट में संपत्तियों को निम्न प्रकार दिखाया हुआ है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 50,000 के, बिल्स पेबल 10,000 का, जन रिजर्व 10,000 का, कैपिटल A, B और C 50,000, 50,000 और 70,000। ये आगे 170, 180, 190, 240, टोटल इधर अपना हो गया 240। इधर दे रखा है कैश 10,000 का, स्टॉक 20,000 का, फर्नीचर 40,000 का, बिल्डिंग 1 लाख की, लैंड यहाँ गया 140, 70,000 ये बच गया, तो 240 हो गया। नीचे समायोजन दे रखे हैं, स्टॉक से 20% कम वसूल हुआ। फर्नीचर को 22,000 में A ने ले लिया। भवन को बेचकर 20% राशि कम वसूल हुई। भवन से 20% राशि अधिक वसूल हुई। लेनदारों को 10% बट्टे पर भुगतान किया गया। नंबर 6, ख्याति से 10,000 रुपये वसूल हुए। और आपको सिर्फ ये कहा है कि इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता बनाना है। तो पहले देखो दो बातें, जैसे दायित्व में अपने पास देखो जन रिजर्व है, इसको तो साझेदारों में बांटते हैं, इसलिए इसका तो अपने समायोजन है वो पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं।
दायित्व अपने बाह्य है, दो है, क्रेडिटर और बीपी, जिसमें लेनदारों को ये कहते हैं कि 10% बट्टे पर भुगतान किया गया। इसका मतलब इन्हें जो पेमेंट किया गया वो 10% बट्टा काट के किया गया। और बीपी को मान लो पूरा, फिर जिस दायित्व के बारे में कुछ भी ना लिखा हो बाह्य दायित्व के बारे में, तो आपको ये मानना पड़ता है कि उसे पूरा भुगतान किया गया है। तो क्रेडिटर को 10% काट कर भुगतान करेंगे और बीपी को पूरा भुगतान करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई संपत्ति है, अगर उस संपत्ति के बारे में नीचे कुछ भी नहीं लिखा है जाए, तो ये माना जाएगा कि उसे कुछ भी वसूल नहीं हुआ है। दायित्व में तो ये मानना पड़ेगा अगर कुछ नहीं लिखा उसे पूरा भुगतान करना पड़ा, और संपत्ति के बारे में ये मानना पड़ेगा कि उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये एक संपत्ति आ गई ख्याति, जो अनरिकॉर्डेड है, यानी ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई हुई, तो अपने क्या करेंगे, इससे जितने रुपए वसूल होंगे वो आपको रियलाइजेशन के वसूली साइड में दिखाने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो सारी संपत्तियां हैं कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश वसूली खाते में नहीं आता, क्योंकि कैश है वो वसूल हुआ ही होता है। ये पूरी की पूरी जो इधर असेट्स लिखी है वो अपने डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो इनकी बुक वैल्यू लिखनी है आपको। 2 स्टॉक 20,000 का, 2 फर्नीचर 40,000 का, 2 बिल्डिंग 1,00,000 की, 2 लैंड 70,000 का। ये तो आगे सारी संपत्तियां। अब जो दायित्व में दायित्व 2 है वो उधर लिखेंगे। बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं, 50,000 के। बाय बिल्स पेबल यानी बीपी जो दे रखा है 10,000 का। अब इसमें एक समझन और लिख लो चाहो तो, 10,000 के वसूली व्यय हुए, 10,000 रुपये के वसूली व्यय हुए, यानी वसूल करने पर 10,000 के व्यय हो गए अपने। ये हो गया। ये तो क्या कौन सा मूल्य आ गया, उनका पुस्तक मूल्य। कैश को छोड़कर सारी संपत्तियां लिख दी। स्टॉक 20,000 का था, फर्नीचर 40,000 का, बिल्डिंग 1,00,000 की और लैंड है वो 70,000 की। उधर बाय क्रेडिटर और बाय बीपी। उसके बाद देखो अब क्या करना आपको, पहले इनका वसूली मूल्य उधर लिखेंगे, उनसे वो पेमेंट किए वो इधर लिखेंगे। मान लो 2 दायित्व है अपने, तो 2 बैंक लिखो, बैंक लिख दो, चाहे यहाँ पे हमने कैश लिखा है तो 2 कैश लिख सकते हो। 2 कैश, कैश में एक तो अपना क्रेडिटर हो गया जो क्रेडिटर को पेमेंट करना है, एक हो गया बिल्स पेबल जो बीपी को पेमेंट करना है। अब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि लेनदारों को 10% बट्टे पर भुगतान किया गया। क्रेडिटर अपने 50,000 के हैं, 50,000 का 10% बट्टा काटा, शेष कितना बचा 45,000। तो क्रेडिटर कितने के बच गए 45,000 के, यानी 50 के थे, 10% बट्टा काट कर यानी 10% बट्टा काटा तो 5,000 गए। क्रेडिटर कितना आ गया 45,000 का। बीपी 10 का है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो दायित्व के बारे में ध्यान रखना, कुछ भी नहीं लिखा होता ही माना जाता है कि उसको पूरा पेमेंट किया गया है। जब दायित्व के बारे में कुछ भी ना दे रखा हो तो क्या मानना है आपको कि पूरा पेमेंट किया गया है। तो बीपी का मान लो 10,000 का पेमेंट किया गया, तो इधर आ गया 55,000। अब देखो जो हमें
प्राप्त हुआ संपत्तियों से, तो संपत्तियों से कितना प्राप्त हुआ वो इधर लिखेंगे बाय कैश। संपत्तियों से जिसके बारे में जितना दे रखा है वही होएगा। एक तो हो गया, देखो मान लो स्टॉक था, स्टॉक से कितना वसूल हुआ, स्टॉक से 20% कम वसूल हुआ। तो इधर पहले देख लो किससे कितना प्राप्त हुआ, तो स्टॉक 20% कम, स्टॉक 20,000 का है, 20,000 का 20% 4,000 घटा दो, कितना आएगा 16,000 आएगा। तो स्टॉक से तो कितना वसूल हुआ 16,000। फर्नीचर को 22,000 में ए ने ले लिया, अब ये तो ए ने लिया है तो ये बाय बैंक में या बाय कैश में नहीं लिखेंगे, ये तो ए के नाम लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं एक बार। फिर अब भवन को बेचकर 20% राशि कम वसूल हुई। ये भवन है 1 लाख है, इसका 20% यानी 20,000 तो कम वसूल हुआ, तो कितना वसूल हुआ 80,000 हुआ। तो क्या करेंगे बिल्डिंग 80,000 से, बिल्डिंग हो गई 80,000 की। उसके बाद देखो भूमि से 20% राशि अधिक वसूल हुई। भूमि कितने की 70,000 की है। अब 70,000 की भूमि है और उससे 20% अधिक राशि वसूली, तो 70,000 का 20% होता है 14,000, तो 14,000 ज़्यादा वसूल हुआ है। तो 70 14 कितने हो गए 84, तो यहाँ पर लिखो लैंड 84,000। लैंड से कितना वसूल हुआ हमें 84,000 हो गया। उसके बाद है लेनदारों वाला हमने कर दिया, ख्याति से 10,000 वसूल हुआ है। अब ये गुडविल ये वो आ गया अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो किसी अनरिकॉर्डेड असेट से जब कोई राशि प्राप्त होती है तो वो इस साइड तो नहीं आती, लेकिन वो आपको प्राप्ति साइड में दिखानी पड़ती है। आप लिखो अपने गुडविल से कितना वसूल हुआ, गुडविल से वसूल हुआ 10,000। तो टोटल हमें कितने रुपए वसूल हुए देखो 1,80,000 1,90,000, तो यहाँ पर टोटल आ गया अपना 190। तो बाय कैश करा, स्टॉक से तो कितना प्राप्त हुआ हमें कि स्टॉक से 20% कम वसूल हुआ, तो 20,000 का 20% 4,000 घटा दिया, तो कितना वसूल हुआ 16,000 हो गया। फर्नीचर को किसने ले लिया ए ने, तो वो तो ए के नाम लिखेंगे। फिर अब भवन को बेचकर 20% राशि कम वसूल हुई। भवन कितने का था 1 लाख का, 1 लाख का 20% घटा दो 20,000, शेष मिला 80,000, तो बिल्डिंग से कितना आ गया 80,000 आ गया। भूमि से 20% अधिक राशि वसूल हुई। भूमि 70,000 की है, 70,000 का 20% कितना आ गया 14,000, 14,000 अधिक हुआ तो 70 14 कितने हो गए 84,000 हो गए। तो लैंड से कितना मिला 84,000। ख्याति से 10,000 वसूल हुए, वो हमने लिख दिया गुडविल से 10,000 वसूल हुए। अब एक इसमें रह गया देखो 10,000 रुपये वसूली हुए हुए। अब 10,000 वसूली हुए होंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है टू कैश और यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी ब्रैकेट में दिखाना है और उसके लिए कैसे लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो कितना आ गया बाय टू कैश, कितने रुपए से आ गया टू कैश आ गया अपना 10,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखो एक ये रह गया कि फर्नीचर को 22,000 में ए ने ले लिया, तो ये लिखेंगे बाय एज कैपिटल। ये क्या ले लिया उसने लिया है फर्नीचर को, फर्नीचर दिखा दो, और कितने में ले लिया 22,000 में, तो यहाँ पे वसूली मूल्य आ गया उसका 22,000। तो जब अपने वसूली खाता बनाते हैं तो किस तरह से बनाना है, सबसे पहले जो संपत्ति दे रखी है कैश को छोड़कर, अगर इसे मान लो पीएनएल का कोई डेबिट शेष होता या कोई और कैपिटल का करंट का डेबिट शेष होता तो वो इसमें नहीं दिखाते। इसमें सिर्फ क्या दिखाते हैं, इसमें सिर्फ दिखाते हैं उन जिनको हमें मार्केट में बेच सकते हैं और राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्टॉक आ गया, एक फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गया, लैंड आ गया। तो क्या लिखेंगे टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग और टू लैंड, ये 4 आ गए। इनका पुस्तक मूल्य यहाँ पे दिखा दिया, तो इनका पुस्तक मूल्य यहाँ पे लिख दिया। दायित्व में क्या है क्रेडिटर और विपी है, तो दायित्व में एक क्रेडिटर आ गया एक विपी आ गया, तो बाय क्रेडिटर और बाय विपी आ गया, जो कितने कितने का आ गया 50,000 और 10,000 का आ गया। अब क्या करेंगे देखो टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, ये तो इनका कौन सा मूल्य है, ये बुक वैल्यू आ गई, ये बुक वैल्यू आ गई। अब अपने 2 दायित्व हैं, एक तो क्रेडिटर है, एक कौन सा है विपी है। एक तो क्रेडिटर आ गया, दूसरा कौन सा आ गया विपी आ गया। तो पहले क्या करेंगे, जिसके बारे में जितना भुगतान करने के लिए कह रखा है वो तो उतना भुगतान करेंगे, और जिसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है उसे पूरा भुगतान करना पड़ेगा।
तो टू कैश लिखा और भुगतान किया क्रेडिटर को और विपी को। क्रेडिटर को किया 10% कम, तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000। तो क्रेडिटर को तो हो गया 45,000 का भुगतान और विपी को कितने का हो गया, विपी 10,000 का है। इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो जिस दायित्व के बारे में कुछ भी ना दे रखे उसे माना जाता है कि पूरा भुगतान कर दिया। तो टू कैश क्रेडिटर का तो 45,000 आ गया और विपी का कितना आ गया 10,000 आ गया पूरा का पूरा। अब बात आती है संपत्तियों की, वो हमने ले ली। स्टॉक था वो कितने का था 20,000 का। ये कहते हैं कि स्टॉक को से 20% कम वसूल हुआ, तो 20,000 का 20% कितना गया 4,000, तो स्टॉक आ गया 16,000 का। बिल्डिंग है वो कितने की है, बिल्डिंग है देखो 1 लाख की। फर्नीचर तो ए ने ले लिया, भवन को बेचकर 20% राशि कम वसूल हुई, तो भवन को बेचकर 20% राशि, भवन कितने का था 1 लाख का, 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000, 20,000 कम वसूल हुआ, तो बिल्डिंग से कितना हुआ 80,000 का हो गया। फिर है भूमि से 20% अधिक राशि वसूल हुई। अब भूमि कितने की 70,000 की, 70,000 का 20% हो गया 14,000, तो ये लैंड से कितना वसूल हो गया 84,000। 70 तो है ही, 14 और ज़्यादा वसूल हो गया, तो कितना वसूल हुआ 84,000 हो गया। अब ये कि ख्याति लेनदारों को 10% कम भुगतान किया गया वो हमने कर दिया। ख्याति से 10,000 रुपये वसूल हुए, तो ये कौन से असेट्स हो गई, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई। तो अनरिकॉर्डेड असेट से कितना वसूल हुआ है 10,000, तो लिखना पड़ेगा गुडविल से 10,000। क्या लिखना पड़ेगा, गुडविल से 10,000 वसूल हुआ। टोटल कितना आ गया, टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 190 की। अभी कहते हैं फर्नीचर को किसने ले लिया, फर्नीचर को ए ने लिया 22,000 में, तो बाय एज कैपिटल फर्नीचर ए ने ले लिया कितने में 22,000 में। अब क्या करना है देखो, एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया अपना 10,000 का, तो उसके लिए भी आपको टू कैश लिखना है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखना है कितने से 10,000 से। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन पर लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा। तो पहले क्या दोनों साइड टोटल करके देख लो। इधर का टोटल आ गया अपना 50, 60, 250, 272, तो कितना आ गया 2,72,000। इधर का टोटल हो गया 20, 40, 60, 160, 230, 230 और 55, 285, 295। तो डेबिट साइड का कितना आ गया 295। इन पहले से एक बार टोटल फिर मारो, इसका आ गया 190, 2, 250, 272 आ गया। इधर का आ गया अपना 1,70,000, 170, 190, 190, 2 लाख, तो 170 और 180, 2,95,000 आ गया। तो टोटल 295 आ गया। अब 295 में से 272 लेस कर दो, 295 में से 272 लेस किया, ये अपना बच गया 23,000। अब कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब रियलाइजेशन का लॉस हो गया। तो पहले डेबिट साइड का लिखो 295, 2,95,000। इसका जो डिफरेंस आया वो तीनों पार्टनर में लाभ हानि अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये भी कितना आ गया 295 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना आ गया देखो, अपना आ गया पार्टनर्स कैपिटल में ए, बी और सी। 23,000 को किस रेशो में बांट दिया 2-1-1 में, तो 23,000 को जब 2-1-1 में बांटा तो ये आ गया 11,500, 11,501 आ गया। और इसका आधा करेंगे तो ये आ गया अपना 5750, टोटल आ गया अपना 23,000, टोटल हो गया 2,95,000। तो इस तरह से अपना क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। पहले इस का टोटल लगाया, उधर का टोटल लगाकर उधर का लेस किया, शेष बचा 23,000 है वो क्या माना जाएगा रियलाइजेशन का लॉस, जिसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरह से अपना क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट है वो डिफरेंस आ जाएगा, जिसे लाभ हानि अनुपात में हमने बांट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट अपना तैयार हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।